हे एवरीवन, वेलकम टू द फोरेंसिक स्टेशन। सो आज हम अपना पेपर 1 का यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं और हम हैं इवैल्यूएशन सिस्टम पे। तो इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है? इवैल्यूएशन सिस्टम होता है अगर आप किसी को भी इवैल्यूएट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि जो भी एक टीचर उनको टीच कर रहा है, वहाँ पे टीचिंग हो रही है, तो टीचर और लर्नर दोनों होंगे वहाँ पे, एज अ स्टूडेंट भी। तो उन जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारे लर्नर हैं, उन्होंने कितना उस चीज़ को ग्रैस्प किया, कितना वो उस चीज़ को समझ पाए हैं, तो उसको हम कहते हैं इवैल्यूएट करना। उस चीज़ को हम चेक करना अगर हम चाह रहे हैं तो हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उससे कुछ एलिमेंट्स हैं। तो हमारा अगर इवैल्यूएशन सिस्टम अगर हम कहीं पे चाहते हैं कि हम चेक करें कि इस बच्चे को कितना कुछ आता है, तो पहले क्या ज़रूरी है? तो पहले उसको पढ़ाना ज़रूरी है। पढ़ाने के लिए एक टीचर चाहिए जो उसे पढ़ाएगा, और पढ़ने के लिए एक स्टूडेंट चाहिए, है ना। तो टीचर स्टूडेंट आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर टीचर स्टूडेंट प्रेजेंट हैं तो फिर टीचर चाहता है कि वो ये चेक करे कि जो सिखा रहा है वो स्टूडेंट समझ पा रहा है उस चीज़ को, उसको क्लियर आउट हो रही है नहीं हो रही है वो चीज़। अगर नहीं क्लियर आउट हो रही तो दोबारा से रिपीट हो सकता है, कोई अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं हम। बट पहले हमें चेक करना पड़ेगा ना, जानने के लिए कि ये चीज़ उन्हें क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। तो उसके लिए हम आता है हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, तो इवैल्यूएशन सिस्टम में हमारे पास आ जाता है व्हाट टू इवैल्यूएट। व्हाट टू इवैल्यूएट क्या होता है कि अगर हम क्या चाहते हैं इवैल्यूएट करना, मतलब इवैल्यूएशन की मतलब हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, हमें क्यों करना है इवैल्यूएशन, तो वो आता है हमारा व्हाट टू इवैल्यूएट में। तो हम क्यों करते हैं इवैल्यूएट? हम मेनली इवैल्यूएट करते हैं मतलब हमारा लर्नर का आउटकम देखना चाहते हैं अगर हम, तो हम इवैल्यूएट करते हैं। या फिर अगर हम स्कूल में देखें तो स्कूल में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं कि अगर हाँ भाई बच्चा अगर इस क्लास में पास होगा तभी वो नेक्स्ट में प्रमोट किया जाएगा, है ना। ये एक रहता है ना क्राइटेरिया ये वाला एक। तो इसमें क्या होना है, इसमें हमें इवैल्यूएशन करना ज़रूरी हो जाता है। जब तक हम स्टूडेंट को इवैल्यूएट नहीं करेंगे हम उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं कर सकते हैं। या फिर हम उनके नोट्स वगैरह चेक करना चाहें कि हम जो उन्हें होमवर्क्स दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, वो टाइम टू टाइम कर रहे नहीं कर रहे हैं, तो उसे भी हम इवैल्यूएशन में कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये आता है हमारा व्हाट टू इवैल्यूएट, कि इवैल्यूएट करना क्या है। फिर आता है हमारा होम टू इवैल्यूएट। अब हम इवैल्यूएट करेंगे किसे? इवैल्यूएट हम किसी ग्रुप को कर सकते हैं, मतलब एक पूरा ग्रुप हो गया, जैसे नहीं, अगर हम पूरा ग्रुप का ग्रुप कंपेयर कर रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लर्नर वगैरह का कर रहे हैं, या फिर हम मतलब हमारे पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह है, हमारे पास कोई डाटा है, प्राइमरी डाटा है, तो हम उसको इवैल्यूएट करना चाहते हैं। या फिर हमारे पास रिजल्ट्स वगैरह आ गया, सबका रिज़ल्ट आ गया, तो वो तो ऐसे रॉ डाटा है। अब उसको हम इवैल्यूएट करेंगे पहले, फिर उसके बेसिस पे हम उसको एक अलग से टेबुलर फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में रिज़ल्ट को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा उसे। फिर आता है हाउ टू इवैल्यूएट। इवैल्यूएट अब करना कैसे है? तो इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं और टेक्निक्स हैं, उनकी हेल्प से हम उन्हें इवैल्यूएट करेंगे। फिर है हु विल इवैल्यूएट। इवैल्यूएट करेगा कौन? इवैल्यूएट या तो एग्जामिनर करेगा, या फिर हमारा जो इंस्ट्रक्टर है वो करेगा, और या फिर स्टूडेंट खुद कर सकता है। ओके, जैसे स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स जो होते हैं उसमें स्टूडेंट्स खुद इवैल्यूएट करते हैं खुद को। जैसे आप खुद तैयारी करते हो एग्जाम्स वगैरह, कैसे करते हो आपने इस चीज़ को पढ़ लिया, फिर आप कोशिश करते हो ऐसे ना, नोटबुक वगैरह बंद करके आप उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करते हो, किसी को एक्सप्लेन आउट करते हो देखने के लिए कि आपको वो चीज़ समझ आई नहीं आई, है ना। तो खुद से इवैल्यूएट कर सकता है स्टूडेंट। या फिर होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कहाँ पे आ रहा है? अगर थर्ड पर्सन जैसे कि आपने ऐसे को अपने रैंडमली किसी फ्रेंड को बोल दिया कि देखो मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, मतलब मैं इसको बोलता हूँ तो तुम ध्यान देना कि मुझे समझ, मतलब मैं सही से बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। या फिर आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर आपके बाहर जाते हैं, तो कोई आउटसाइडर टीचर्स वगैरह चेक करके देते हैं उन्हें, तो वो हो जाता है मतलब थर्ड पर्सन कोई कर रहा है। ठीक है, जो प्रोसेस है टीचर स्टूडेंट वगैरह की, उनके अलावा कोई थर्ड पर्सन कर रहा है। तो फिर है हमारा एनालिसिस ऑफ रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट की एनालिसिस कैसे होगी?
अब दो ही हो सकता है, एक फेवरेबल एक अनफेवरेबल, कि मतलब या तो रिज़ल्ट हमारा जो है वो फेवर्ड में है स्टूडेंट के, कि हाँ भाई अच्छा परफॉर्म करा है, सही है, या फिर अनफेवरेबल कि हाँ अच्छा परफॉर्म नहीं करा स्टूडेंट, मतलब कम मार्क्स आए हैं उसके, उसको ज़रूरत है अपग्रेड करने की। ओके, फिर है हमारे पास रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में आ जाता है कि जो आपका इवैल्यूएशन है ना, उसे आपको रिज़ल्ट किसको रिपोर्ट करना है, मतलब कि आप उसे कैसे करोगे रिपोर्ट, कि मतलब आपका रिजल्ट्स वगैरह कैसे रिपोर्ट कार्ड वगैरह हो जाते हैं, या फिर आपके अगर हम अपने सीनियर्स को, टीचर्स जो होते हैं वो अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को रिपोर्ट करते हैं, तो आ जाते हैं एवोल्यूशन के वो रिपोर्टिंग। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन का मेन फंक्शन क्या है, मतलब इवैल्यूएशन करना ही क्यों है भाई, मेन फंक्शन क्या है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन हम करते हैं क्योंकि हमें फीडबैक चाहिए। फीडबैक क्या होता है कि मैंने जो काम किया, अब कोई सामने से कह रहा है कि हाँ आपने अच्छा करा, या फिर कोई कह रहा है नहीं अच्छा था पर थोड़ी सी ये ना ये वाली कमी रह गई थी, या फिर ये चीज़ अच्छा नहीं था। ओके, तो हमें फीडबैक मिल रहा है उस चीज़ से, एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं हम, कि हाँ हमारा यहाँ थोड़ा सा कमी रह गई है, हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर लेंगे। और या फिर अगर अच्छा हुआ है तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हम मोटिवेट फील करेंगे कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है, हम रोज़ रोज़ करेंगे, हम मतलब तारीफ़ हो रही है हमारी, है ना। तो आता हमारा फीडबैक में। फिर हमारे पास मोटिवेशन। मोटिवेशन में आ जाता है कि अगर हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, हमने चेक करा कि हाँ स्टूडेंट्स ने इस बार अच्छा परफॉर्म करा है, तो हमें बताया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, तो स्टूडेंट्स क्या उनसे खुश हो जाता है, उनको ना अच्छा अच्छा फील होता है कि हाँ हमारी तारीफ़ कर रही है, हम अच्छा कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं खुद को। ठीक है, स्टूडेंट्स में वो रहता है, उनको ना एक मोटिवेट करो ना थोड़ा सा, तो वो काफ़ी जल्दी जल्दी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है उन्हें कोई मोटिवेट करें, कोई उनकी तारीफ़ें वगैरह करे, तो स्टूडेंट्स के साथ में ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी हो जाती हैं। फिर है बेटर गाइडेंस। अगर मतलब ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन्हें एक बेटर गाइडेंस दें, मतलब हम उन्हें झूठा दिलासा नहीं दे सकते हैं कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, ऐसा नहीं कह सकते ना भाई। अगर बच्चा गलत कर रहा है तो उसे कहना ज़रूरी होता है कि हाँ आप चीज़ गलत कर रहे हो, या फिर आप इस चीज़ में अच्छे हो, आपने मतलब इवैल्यूएट करा उनका। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स इवैल्यूएट करे आपने, फिर आपने उन्हें गाइडेंस दिया कि नहीं आपकी मैथ्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथ्स में ही करियर फॉरवर्ड करिए, या ये स्ट्रॉन्ग है आप, ये अच्छा है आपका, इसमें करिए। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप इवैल्यूएट करें एंड उस बेसिस पे आप गाइड करें स्टूडेंट को। फिर है रेमिडेशंस। रेमिडिएशंस आ जाता है कि वो हेल्प करता है लोकेट करने के लिए, कि मतलब जो एरिया, मतलब पर्टिकुलरली एरिया जहाँ पे वीक है बच्चा, मतलब रेमिडिएशंस क्या होते हैं, किसी चीज़ के लिए अगर आप कोई रेमेडी, कोई दवा दे रहे हो, कोई तरीका निकाल रहे हो उस चीज़ को ठीक करने का, तो अब अगर आपने इवैल्यूएट करा, आपको पता चला कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज़ में बच्चा वीक है। जैसे हिंदी में क्या होता है, कईयों की मात्राएं वगैरह काफ़ी वीक होती है, इंग्लिश में उनकी स्पेलिंग्स वगैरह में काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, या उन्हें लिखना नहीं आ रहा होता, मतलब बोलना थोड़ा बहुत आता है बट लिख नहीं पाते हैं वो लोग अच्छे से, या फिर साइंस में डायग्राम एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपको पता चलता है कि हाँ बच्चा इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक पे जाके वीक हो रहा है, या ये चीज़ उसको नहीं आती है, तो उस चीज़ के लिए आप उसे एक नए तरीके से समझाने की कोशिश करोगे, अलग अलग मटेरियल यूज़ करोगे, उसके लिए टीचिंग एड्स हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग, उस चीज़ को आप ठीक करने की कोशिश करोगे, रेमेडी प्रोवाइड करोगे उसे। फिर है फैसिलिटेट्स प्लानिंग। फैसिलिटेट्स प्लानिंग मतलब ये टीचर को हेल्प करता है कि वो प्लान करे कुछ, ऑर्गेनाइजिंग इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। मतलब आपको पता चल गया कि हाँ बच्चा यहाँ वीक है, आपने उसको रेमेडिएशन देने की कोशिश करी, तो कैसे करोगे आप, टीचर के लिए क्या होता है, टीचर पहले प्लानिंग करेगा। अच्छा उसने इवैल्यूएट कर लिया कि बच्चा यहाँ वीक है, फिर उसने उस चीज़ के लिए प्लानिंग करा, फिर उसे इम्प्लीमेंट करने की कोई मतलब ऑर्गेनाइज करा उस चीज़ को। से पहले आपने सोच लिया कि हाँ ठीक है बच्चा मतलब समझ नहीं पा रहा है तो मैं इसे ऐसे समझाऊँगी। ठीक है, फिर आपने उस चीज़ को पूरा ऑर्गेनाइज वगैरह करा और फिर उसे इम्प्लीमेंट करा, तो ये सब चीज़ें उनको स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। फिर आ जाता है हमारे पास
रिवीजन ऑफ करिकुलम, कि हमारा जो मतलब पूरा जो हमारा सिलेबस है उसका हम रिविजन्स करें, कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस एग्ज़ाम्स में कई बार होता नहीं है, आपको लग रहा होता है कि हाँ हमने पढ़ा तो था ये चीज़, पर क्या है याद ही नहीं आ रहा है पढ़ा क्या था, बस ये याद है कि हाँ पढ़ा था कुछ। तो वो क्यों होता है ऐसा? रिवीजन की कमी के कारण। अगर आप उस चीज़ को रिवाइज कर रहे होते तो आपको वो चीज़ एकदम अच्छे से ना फटक से याद आ जाती। तो रिवीजन की कमी के कारण होता है ये सब चीज़। फिर है इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन। अब जो ये इंटर स्कूल्स कॉम्पिटिशन्स वगैरह रहते हैं, या फिर ऐसे नहीं कुछ स्टेट्स में हो जाता है, ऐसे कहते हैं कि ये वाला स्कूल सबसे बेस्ट है, तो कैसे पता चलता है सबसे बेस्ट है वो स्कूल? उसको हम इवैल्यूएट करते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को, उस बेसिस पे तो कहते हैं कि हाँ इस स्कूल के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है, तो उस बेसिस पे आप कहते हो कि हाँ वो ज़्यादा अच्छा स्कूल है। तो कंपैरिजन्स होने के लिए भी इवैल्यूएशन हेल्पफुल होता है। फिर है एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग। एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग में हमारे हेल्प करता है, जैसे कि अगर हमें मतलब सिलेक्शन वगैरह होना हो बच्चों का, प्लेसमेंट वगैरह के लिए, या उनका प्रमोशन के लिए नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट करना है, या फिर अगर किसी चीज़ के लिए क्विज़ वगैरह है आपका, ठीक है, तो उसके लिए बच्चे सेलेक्ट करने होते हैं ना कई बार, तो इवैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है। इवैल्यूएशन बेसिस पे तो टीचर डिसाइड करेगा कि हाँ ये बच्चा क्विज़ में अच्छा है, ये बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये डांस में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, तभी तो पता चलेगा टीचर्स को कि हाँ स्टूडेंट में कौन सी क्वालिटी है कौन सा नहीं है ना। और या फिर अगर कोई प्लेसमेंट वगैरह है तो वो भी वैल्यूएशन बेसिस पे ही होता है। फिर है सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट टू पेरेंट्स। अब जो आपके रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, पीटीएम मीटिंग होती है, तो उसमें आपके रिपोर्ट कार्ड्स दिखाए जाते हैं पेरेंट्स को। तो उस रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, आपका इवैल्यूएशन किया होता है जो टीचरों ने, वही ग्रेडिंग रहती है, वही सारे वैल्यूज़ रहते हैं उसमें, है ना। तो ये सब हो गए हमारे पास फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन, की इवैल्यूएशन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों करना है हमको इवैल्यूएशन, तो हमें इसलिए करना है इवैल्यूएशन, ठीक है। फिर है हमारे पास इवैल्यूएशन की टेक्निक्स। अब इवैल्यूएशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, एक है क्वालिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव क्या होती है, आपको क्वांटिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्वालिटेटिव में आपको उस चीज़ की क्वालिटी मिलती है, उसकी ना मतलब आपको उसके बारे में उसके गुण पता चलते हैं क्वालिटी में, एंड क्वांटिटी मीन्स लाइक अमाउंट, ओके। तो क्वांटिटेटिव में हमारे पास आ जाता है रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल। ये तीन जो हैं आपके पास में टेक्निक्स एवेल्यूएशन की, ये आती है आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब रिटन में जैसे हम अपने जो टेस्ट होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल के या कॉलेजेस के, तो उसमें हम कैसे करते हैं, पेन पेपर से टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह करवाते हैं, या फिर अगर हम प्राइमरी वगैरह की बात करें तो उसमें ओरल एग्ज़ाम्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये सब क्या, ये सब आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक है। एंड क्वालिटेटिव टेक्निक कि अगर आप कोई क्वालिटी चेक करना चाहता है आपकी, कि बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, इसमें किस चीज़ के गुण है इसमें, तो कैसे करेंगे, तो वो आपका जैसे इंटरव्यू वगैरह हो गया। अब इंटरव्यू तो आपका जस्ट 2 मिनट का होता है, उसमें वो आपसे पूरी महाभारत नहीं पूछ सकते, नहीं लिखवा सकते पूरे 10-15 पेज भर के दो, हमें इतना टाइम नहीं होता है ना, उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। तो वो आपका इंटरव्यू कैसे करता है, जस्ट 2 मिनट का होता है इंटरव्यू आपका, 1-2 क्वेश्चंस करते हैं आपसे, तो उसी में वो आपकी क्वालिटी जज करते हैं कि आपको कितना आता है, या आपको उस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, तो ये सब चीज़ आती हैं आपकी क्वालिटेटिव में। फिर है चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल्स एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, तो ये सब आ जाते हैं आपके क्वालिटेटिव। ये सिर्फ आपकी क्वालिटी बताता है कि हाँ आपके अंदर ये क्वालिटी कितनी है, ओके। फिर है हमारे पास टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। अब इवैल्यूएशन सिस्टम हमारे किस किस टाइप के होते हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम आ जाता है हमारा, पहला है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है जो हमारा डिटरमाइन करता है हमारी नॉलेज को, स्किल को, मतलब अगर जो हमारा स्टूडेंट है, मतलब अगर वो चाहता है कि हाँ मुझे यहाँ पे एक जॉब मिले, या एक टीचर की जॉब आप देख लो, अगर हम टीचिंग की पढ़ रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो हम एक टीचर की जॉब देख लो, तो आपको टीचिंग के लिए आपको जॉब चाहिए,
तो आप क्या करते हैं, पहले इंटरव्यू देने जाते हो, है ना, एंड कई कई जगह पे एंट्रेंस वगैरह भी होता है, रिटर्न भी होता है। तो उसमें क्या करते हैं, वो उसमें आपको वो आपकी नॉलेज और स्किल्स चेक करते हैं कि आपके पास वो नॉलेज और स्किल्स है कि नहीं है, ठीक है। और वो सबसे क्या होता है, सबसे बिगनिंग में होता है वो आपका, है ना, बाद में तो नहीं कर रहे, आपको एडमिशन देने से पहले वो आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज डिटरमाइंस द नॉलेज एंड स्किल्स द स्टूडेंट possesses which are necessary at the beginning of the instruction in a given subject area, ठीक है। हमें यहाँ पे टीचिंग का एग्जाम्पल है, टीचर का एग्जाम्पल लिया था। अगर हम स्टूडेंट का एग्जाम्पल लें, जैसे आपके जितने भी ये होते हैं ना कोचिंग सेंटर्स नहीं होते आपके, ये आकाश वगैरह वगैरह, तो ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग पहले आपका एंट्रेंस वगैरह ले लेते हैं, है ना, कि हाँ पहले एंट्रेंस दे दो एक। तो उससे क्या करते हैं, उससे ये आपकी नॉलेज और स्किल चेक करते हैं कि आप किस सब्जेक्ट एरिया में कितना स्ट्रॉन्ग हो, आपको कितना मतलब बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपकी बिगनिंग में हो जाती है। फिर आपके पास में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होता है वो फोकस करता है ऑन द मेजरमेंट ऑफ इंटेंडेड आउटकम्स। इट ट्राइज टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन लर्निंग। मतलब अब वर्ड से क्या लग रहा है हमें, डायग्नोस्टिक, डायग्नोसिस मतलब किसी चीज़ के लिए कुछ हम सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, है ना, कि मतलब जो प्रॉब्लम की जो कोज वगैरह है उसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, मतलब डायग्नोज करना किसी चीज़ को हम, मतलब जो कमी है वहाँ पे या जो भी वहाँ पे दिक्कत है हम उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आता है हमारा डायग्नोसिस में। फिर है हमारे पास में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव वाला क्या होता है, फॉर्मेटिव होता है मतलब इसको हम इंटरनल इवैल्यूएशन भी कहते हैं। ये एक मेथड होता है जज करने के लिए कि जो कोई भी हम प्रोग्राम मतलब है ना वो कैसा है, मतलब जैसे क्लास चल रही है, क्लास के बीच में जैसे टीचर नहीं पूछता, जैसे क्लास हो गई आज, फिर पूछेंगे कि हाँ सबको समझ आया नहीं आया, अच्छे से समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई डाउट हो तो मुझसे अभी पूछो, ऐसे ऐसे बीच में होता रहता है ना। और या फिर अगर आप एग्ज़ाम्पल लो, कोई भी आपको प्रैक्टिकल कराया जा रहा है तो उस प्रैक्टिकल के बीच में आपको टीचर ने एक बार करा के दिखा दिया आपको, फिर पूछेंगे आपको आया नहीं आया समझ में, तो फिर दोबारा करके दिखाएंगे वो, तो वो आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। मतलब जो आपकी प्रोसेस चल रही है या जो प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज़ हैं आपकी उसी के ही बीच में आपको पूछना, जज करना। या फिर कई बार से ना क्वेश्चंस पूछ लेते टीचर आते ही क्लास में, क्या करते हैं जैसे आज जो पढ़ाया नेक्स्ट डे आएंगे आते ही पूछेंगे कि अच्छा आप बताओ किसने क्या पढ़ कर आए नहीं आए। तो वो सब आता है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। इसमें क्या होता है, इसमें एक कंटिन्यूसली आपको फीडबैक मिलती रहती है कि आपने जो कल पढ़ाया था वो समझ आया कि नहीं आया, आगे प्रोसीड करना है नहीं करना है, तो वो एक कंटिन्यूटी हमें मिल रही है समझ में आने के लिए। फिर है हमारे पास समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन में हमारा आता है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। मतलब ये जो एक मेथड है ये जज करता है प्रोग्राम के एकदम एंड पे, और ये फोकस रहता है इसका मेन आउटकम पे। मतलब उसका मेन फोकस क्या था कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, उसने कितना सीखा है। और अब यहाँ पे हम सीधा रिजल्ट की बात करें, सीधा आउटकम चाहिए हमें कि हाँ टोटल बताओ कितना सीखा है। तो समेटिव में आ सकते हैं हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो आते हैं हमारे समेटिव में, कि हमने लास्ट में एक एग्ज़ाम ले लिया फाइनल एग्ज़ाम, अब इससे पता चलेगा हमने कि बच्चों ने पूरे साल में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, उनको क्या आया क्या नहीं आया। तो लास्ट में जज हो रही है सीधा ये आउटकम पे फोकस कर रहा है, ग्रेडिंग वगैरह पे फोकस कर रहा है। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मतलब कि आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारे नॉर्मल क्लास टेस्ट नहीं हो जाते, क्लास में आके क्लास टेस्ट करवा लिया टीचर ने, असाइनमेंट्स वगैरह बनवा लिए, या फिर आपके क्लास में आके सीधा आपसे ऐसे ही ओरली पूछ लिया कि हाँ भाई तुम बताओ तुम खड़े हो जाओ, तो वो सब आता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। मतलब साथ के साथ आपको फीडबैक देना, एंड समेटिव में लास्ट में एक टोटल आउटकम पे फोकस रहेगा। फिर है हमारे पास क्राइटेरिया बेस्ड इवैल्यूएशन। क्राइटेरिया बेस्ड इवैल्यूएशन जो होता है
वो मतलब यूज़ किया जाता है देखने के लिए कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक या किसी भी एक चीज़ में कितने मास्टर हो उसे लेकर के। मतलब जो स्टूडेंट है ना, वो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में कितना ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुका है, मास्टरी कर चुका है उस चीज़ को, कितने अच्छे से वो सीख चुका है। तो वो चीज़ आती है हमारी क्राइटेरिया बेस्ड इवैल्यूएशन में। इसका जो गोल होता है, वो गोल मेन होता है इसका स्टूडेंट की सक्सेस को लेकर के, कि हाँ मतलब स्टूडेंट जो है वो कितने अच्छे से सीखा उसने। तो वो सबसे करवा के देखेंगे कि हाँ सबको कितने अच्छे से वो चीज़ आई है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट की मेनली फोकस होता है सक्सेस पे, स्टूडेंट कितना सक्सेस हो चुका है चीज़ में। फिर हमारे पास नॉर्म रेफरेंस्ड में आता है आपका, इसमें कंपैरिजन होता है नॉर्म रेफरेंस्ड में। जैसे कि स्टूडेंट ने इतना परफॉर्म किया तो कंपैरेटिव करेंगे कि पूरे क्लास में से कितना अच्छा एक स्टूडेंट ने परफॉर्म करा है, या फिर अगर पूरा ग्रुप है तो ग्रुप में से किसने कैसा परफॉर्म करा है, या ग्रुप ए का ग्रुप बी से कंपेयर करो। तो कंपैरिजन्स वाला जो पार्ट आ जाता है ना, वो आ जाता है हमारा नॉर्म रेफरेंस्ड में। एंड क्राइटेरिया रेफरेंस्ड में आपका एक स्पेसिफिक होता है। जैसे आप सोच लो कि आपके पास में कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड है पहले से ही, कि हाँ अगर किसी को ग्रेड ए में डालना है तो उसको इतना वो होना चाहिए, इतना परसेंट उसको सिक्योर करना चाहिए। तो वो आपका एक पहले से ही स्पेसिफाई है कि हाँ ये आपका क्राइटेरिया है, आपको इसी को क्रॉस करना है या इस क्राइटेरिया पे आपको आना है। तो वो आ जाता है आपका क्राइटेरिया रेफरेंस्ड एंड नॉर्म रेफरेंस्ड, मतलब कि कंपैरिजन करना आपस में किसी दो चीज़ का। ओके। फिर है हमारे पास CCE, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें क्या आता है, इसमें हमारे पास एक मतलब कंटिन्यूस क्या होता है कि मतलब स्टूडेंट जो हैं वो रेगुलरली मतलब रेगुलर उनकी एक्टिविटीज़ हो रही है, मतलब पूरे साल ना उनकी जो वो डेवलपमेंट होगी ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट स्टूडेंट की, उस पर फोकस किया जाता है। मतलब उन्हें पूरे साल कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जा रही है स्टूडेंट को, ठीक है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव में मतलब उनकी मेंटल, उनकी इमोशनल और फिज़िकल, मतलब स्टूडेंट के जितने भी प्रोग्रेस करने के जो एस्पेक्ट्स हैं, हम सब पे फोकस कर रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, नहीं, उनको पढ़ाने के साथ साथ उनको स्पोर्ट्स पे भी फोकस है, उनकी बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस है। ओके। उनको हम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट की एक कंप्लीट आप प्रोग्रेस करवा रहे हो। फिर आपके पास इवैल्यूएशन में आता है मतलब अगर आप काफ़ी ज़्यादा टूल्स और टेक्निक्स वगैरह यूज़ कर रहे हो किसी भी एक चीज़ को असिस्ट करने के लिए, स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस वगैरह है उसको इवैल्यूएट करने के लिए। तो मेनली CCE में होता गया है, इसमें यही है कि जो हम जैसे आप लोग को अगर याद होगा, हमारा जैसे 10th का जो रिपोर्ट कार्ड आता है, क्या अब वो CGPA वाला सिस्टम आता है, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें पूरा सब कुछ इंक्लूडेड नहीं रहता, काफ़ी लंबा सा एक रिपोर्ट कार्ड आता है, तो उसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहता है कि हाँ बच्चे का स्पोर्ट्स कैसा है, उसका मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी हैं, उसको अगर कुछ क्राफ्ट वगैरह आता है नहीं आता है, पेंटिंग वगैरह कैसे हैं, तो उसका इमोशनल लेवल कैसा है। तो वो सभी चीज़ों पे फोकस किया जाता है कि कितना स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितना टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट को स्टेज फेयर है कि नहीं, मतलब उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना एक स्टूडेंट की प्रोग्रेस करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए, तो सभी एस्पेक्ट्स पे फोकस किया जाता है। फिर है हमारे पास CBCS इन हायर एजुकेशन। ये क्या है, ये है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और इसे UGC ने लाया गया था। इसमें होता क्या है, इसमें जो स्टूडेंट है ना वो फ्री है कि वो कुछ भी चूज़ करे, कोई सा भी कोर्स वगैरह, मतलब कुछ भी ले सकता है, उसको कोई कंपल्सेशन नहीं है कि नहीं आपको यही वाला कोर्स लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी कोर्स ले सकते हो एंड कोई भी इलेक्टिव वगैरह चूज़ कर सकते हो, कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आपने यही कोर्स लिया है तो उस कोर्स के साथ में ये वाला इलेक्टिव ही मिलेगा आपको, नहीं। फिर इसमें जो असेसमेंट्स वगैरह होंगे वो ग्रेडेड या फिर ग्रेड सिस्टम होंगे, मतलब यहाँ पे आपको फिर ग्रेडिंग मिल रही है, जैसे नंबरिंग वगैरह नहीं मिल रही। नंबरिंग में क्या होता है कि नहीं उसके इतने नंबर आए, उसके इतने नंबर आए, नहीं, आप सबको ग्रेड मिलेगा। आप नंबरिंग की कंपैरिजन आपस में कर ही नहीं सकते हो, है ना। तो स्टूडेंट जो काफ़ी डिप्रेसिव फील कर जाते थे नंबर्स को लेकर के, तो अब वो इशू नहीं रहेगा।
फिर जो हमारी क्रेडिट जो है वो हम कोर सब्जेक्ट के लिए भी हमें क्रेडिट मिलेगा, मतलब ग्रेड्स वगैरह जो हमें मिल रहे हैं कोर सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे, एंड हमारे जो हम इलेक्टिव लेंगे उसके लिए भी मिलेंगे। एंड अगर कोई ऐसा कुछ हो रहा है कि आपने उस कॉलेज से अपना कोर्स सब्जेक्ट ले लिया बट आपको इलेक्टिव के तौर पे कुछ अलग कोर्स करना है एंड वो कोर्स उस कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी दूसरी कॉलेज या दूसरी यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहें तो वो भी एज उसके क्रेडिट भी आपके रिपोर्ट कार्ड में उस कोर्स सब्जेक्ट के साथ में कंबाइंड अप होंगे। ऐसा नहीं होगा कि नहीं आपने वो अलग करा है तो उसका अलग रिपोर्ट कार्ड, इसका अलग नहीं। वो वाले मार्क्स ग्रेड्स जो हैं आपके इलेक्टिव वाले वो कोर के साथ कंबाइन अप होंगे आपके। फिर है कि जो पहले था ना इवैल्यूएशन, मतलब टाइम बेस्ड, कि नहीं आपकी 3 साल में ही डिग्री कंप्लीट होनी है, वरना फिर आपको फेल कर दिया जाता था, आप दोबारा शुरू से रिपीट करते थे। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप अपनी वैल्यू, मतलब जो आपकी डिग्री वगैरह है, आपको जब टाइम है जितना जिसको पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि कोई इतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि वो एक बार में पेपर क्लियर कर पाएँ, या कुछ उनको कुछ इश्यूज़ वगैरह होते हैं, पर्सनल इश्यूज़ या हेल्थ इश्यूज़, या इतना टाइम नहीं दे पा रहे अपनी पढ़ाई को, उनको ज़्यादा घर कुछ जिम्मेदारियां वगैरह हो जाती हैं किसी पे, तो आप जब चाहें तब उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसमें जो क्रेडिट्स हैं वो क्रिएटिव आर्ट्स और स्किल्स वगैरह के वो भी इसमें कंबाइंड अप होते हैं। फिर हमारे पास कुछ इसके फीचर्स वगैरह हैं। इसमें क्या है, ये जो मेथड है ये स्टूडेंट सेंट्रिक है। अब भाई सब कुछ स्टूडेंट की मर्ज़ी पे चल रहा है, उसको कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके साथ में क्या उसे करिकुलर एक्टिविटीज़ लेनी है, तो सब कुछ स्टूडेंट की मर्ज़ी पे है। तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें यूनिफॉर्मली ये जो मेथड है ना, इसे हम यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट किया गया है सेंट्रल पे, स्टेट पे, और जो दूसरी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट वगैरह है, गवर्नमेंट जो भी है, एडेड यूनिवर्सिटीज़, तो सब पे इम्प्लीमेंट हुआ। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में ये फीचर्स मिल रहा है, पर जहाँ से आपने इलेक्टिव अपना ऑप्शन लिया वहाँ पे तो वो वाला आया ही नहीं है मेथड, इवैल्यूएशन वाला CBCS वाला आया नहीं है सिस्टम, तो आप वहाँ पे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, सब में ये इक्वली इम्प्लीमेंट हुआ है, तो आप कहीं से भी कोई सा भी कोर्स ज्वाइन अप कर सकते हैं। फिर इसमें मेनली होता क्या है, इसमें मेनली 3 कोर्स होते हैं, एक कोर, एक इलेक्टिव और एक फाउंडेशन कोर्स। कोर वाला कोर्स तो वही जो आप करला, मतलब जो आपका मेन कोर्स है जो आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। फिर आपके पास में आता है इलेक्टिव कोर्स। इलेक्टिव में आ जाता है आपके पास में कि आपकी जो डिसर्टेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो आप कौन से ज्वाइन अप करना चाहते हो। फिर आपके जो फाउंडेशन कोर्सेज़ हैं, फाउंडेशन में आ जाता है आपके पास में एबिलिटी एंड एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज़ और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज़। मतलब कि जो आपकी एबिलिटी और स्किल्स वगैरह है ना, मेनली इस पे फोकस किया जा रहा है अब। और ये होता कैसे, ये सेमेस्टर सिस्टम्स है, मतलब आपको ये नहीं कि पूरा साल पढ़ के रट्टा मार के लास्ट में पेपर देना, नहीं, सेमेस्टर सिस्टम है। आधा सिलेबस पढ़ा उसका एग्ज़ाम दे दिया, फिर आधा पढ़ा उसका एग्ज़ाम दे दिया, बिकॉज पूरा पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा वो लगता था बर्डन वगैरह कि नहीं इतने सारे चैप्टर्स ना एक साथ आते थे ना, 12 चैप्टर आ गए, 15 चैप्टर आ गए, तो इतना काफ़ी हैप्टिक हो जाती है वो चीज़। तो अब क्या है, सिलेबस को हाफ़ कर दिया एंड आपका सेमेस्टर सिस्टम कर दिया कि हाँ आपको ये पर्टिकुलर हाफ सिलेबस पढ़ना है एंड एग्ज़ाम देना है सेमेस्टर वाइज में। तो इसमें होना क्या है, इसमें आपको 90 डेज़ की टीचिंग मिलने वाली है हर सेमेस्टर में, ये कंपलसरी क्लासेस हैं। फिर है इसमें जो प्रोविजंस हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र कि ऐसा नहीं है कि आपने यही वाले कोर्स के ही मतलब ग्रेड्स वगैरह जोड़ेंगे, नहीं, आप उस ग्रेड्स के भी उस वाले, अगर आप कोई दूसरा कोर्स वगैरह कर रहे हो, जैसे हमारे पास इलेक्टिव एंड फाउंडेशन का भी ऑप्शन है इसमें, तो आप उसके भी क्रेडिट्स ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अपने कोर्स सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो ये तो हो गया हमारा CBCS इन हायर एजुकेशन। फिर है हमारे पास में कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन टेस्ट। अब कंप्यूटर बेस्ड वाला कौन सा होता है, जैसे किसी ने, अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह के फॉर्म दिए होंगे, या फिर जितने भी हमारे अब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं अब तो, और जो हम तैयारी कर रहे हैं अपने नेट के एग्ज़ाम की, हमारा नेट का एग्ज़ाम भी तो ऑनलाइन होता है। तो ये सब एग्ज़ाम्स क्या हैं,
सब हमारे कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन टेस्ट हैं। मतलब इसमें होता क्या है, इन एग्ज़ाम्स को हम इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट, ई असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट या फिर कंप्यूटर असिस्टेड और मीडिएटेड असेसमेंट्स टेस्ट कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम अपनी आईटी टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है हमारे, और जो ये पूरा असेसमेंट है ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, मतलब सब नेट पे हो रहा है सारा काम। इसमें हमें एक डिटेल्ड और इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। मतलब देखा नहीं है, अभी रिजल्ट्स क्या है, यहाँ पे काफ़ी जल्दी जल्दी रिजल्ट्स आ जाते हैं। पहले क्या था, काफ़ी टाइम लगता था आपका रिजल्ट, मतलब 2-3 महीनों में जाके आ रहे हैं। अब क्या होता है, आपके 15 या 20 दिन के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो अब रिज़ल्ट्स क्या हैं, काफ़ी इंस्टेंट हो रहे हैं, डिटेल्ड हो रहे हैं, और इसे काफ़ी टाइम तक हम स्टोर अप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है अभी आपने दिया और उसके बाद में फिर आपका रिज़ल्ट है ही नहीं वहाँ पे, नहीं, आपको बाद में भी रिज़ल्ट वहीं मिलेगा, ठीक है। फिर है आपके पास में हाई नंबर ऑफ़ हार्डवेयर रिक्वायर्ड, कि इसमें जो आपके हार्डवेयर वगैरह यूज़ होते हैं ना, कंप्यूटर्स वगैरह, वो बहुत सारे लगते हैं इसमें, है ना। जैसे होता है नहीं, पहले तो जैसे स्कूल से बैठ जाते थे आप, पेपर पेन ले करके कहीं नहीं बैठ गए, अब आपको लैब्स मिलती हैं। तो उस लैब्स में सिस्टम्स रखे रहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स, तो बहुत जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने सिस्टम्स आपको रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे। ओके, अब इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है। इसकी मेन एडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है ये सिस्टम, मतलब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें, मतलब अपने आप में ये कंप्लीट है ये सिस्टम। फिर है इंडिविजुअल टेस्टिंग एनवायरनमेंट, मतलब आपकी जो टेस्टिंग वगैरह है वो डिपेंड नहीं हो रही है कि हाँ इस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखी हमने, उससे कंपेयर करके हम दूसरे स्टूडेंट के रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो यहाँ पे इवैल्यूएशन वगैरह हैं वो अपने आप में ही इंडिविजुअल है सभी की। फिर है फास्टर स्कोरिंग, कि आपको जो रिज़ल्ट्स वगैरह हैं, जो आपके स्कोर्स हैं, उसे हम बहुत ही जल्दी मतलब हम इवैल्यूएट कर पाते हैं, इतना टाइम नहीं देना पड़ता इसमें। फिर है ईजियर एक्सेस, मतलब इजीली आप सिस्टम पे बैठे, आपको जस्ट लॉगिन करना होता है एंड आप कर लेते हो उस टेस्ट को। एंड जो अगर इवैल्यूएशन की बात आती है तो कंप्यूटर बेस्ड रहता है, आपने टेस्ट दिया, उसके बाद में जस्ट सॉफ्टवेयर अप्लाई होते हैं कुछ, एंड उसके बाद में यूँ का यूँ आपका रिज़ल्ट आ जाता है विद कंप्लीट डिटेल, कि हाँ आपका ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये सही है, टोटल इतने मार्क्स हो गए, इतना परसेंट, इतना ग्रेड, तो सब कुछ मेंशन रहता है उसमें। फिर है इसमें कंसिस्टेंसी है, सिक्योरिटी है, कि हाँ जैसे ना पहले पेपर वगैरह क्या होता था, बच्चे ने आपस में पूछ लिया, पेपर फट गया, ख़राब हो गया, पेपर लीक हो गया, है ना। तो अब वैसा कुछ सिस्टम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है ये सिस्टम, एंड इसमें कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा, कि हाँ हर बार ऐसा एग्ज़ाम होना है तो उसी डेट पे उस वे में वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग है। पहले क्या था, पेपर में एग्ज़ाम हुआ, फिर पेपर्स कलेक्ट किए सभी टीचर, पहले पेपर सबको डिस्ट्रीब्यूट करा, फिर पेपर कलेक्ट करा, फिर दोबारा जाकर पेपर को सबमिट करके आता था कोई एक टीचर, है ना। तो वैसा कुछ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइम बच रहा है इसमें। फिर है रीयूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब हमें ये तो पता लग गया, पहले हमने पढ़ा कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ हार्डवेयर्स की रिक्वायरमेंट है इसमें, बट एक बार लिया हमने ना, एक बार ख़रीद लिया, उसके बाद तो वो यूँ का यूँ रखा सिस्टम सही है, ख़राब थोड़ी हो जाता है एक बार यूज़ करने से। अब उसको जितना बार चाहे आप उतनी बार उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर है कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जो है वो आपके मेंटेन्ड रखे जाते हैं, मतलब वहीं आपको ऑनलाइन अपने सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल मिलेंगे। फिर लास्ट है हमारे पास में इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम में क्या आता है, इसमें जो होता है ना, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो एरियाज़ हैं स्टडी के, वो सब आपस में कंबाइन किया जाता है इसमें, बाय कटिंग अक्रॉस सब्जेक्ट मैटर लाइन्स एंड एम्फेसिस यूनिफाइंग कंसेप्ट्स, मतलब यहाँ पे जो कंसेप्ट्स हैं उनको यूनिफाई करने की कोशिश की जा रही है, और इसका मेन फोकस होता है ऑन मेकिंग कनेक्शन टू रियल लाइफ। जैसे आपने सिर्फ पढ़ लिया पर आपको रियलिटी में कुछ नहीं पता है, तो आपको रियल लाइफ के साथ में कनेक्शन करवाने की इसमें कोशिश की जाती है, मतलब मेन फोकस उसका वही होता है। अब आपने ये सब टेक्निक्स पढ़ी है ना, तो आपने यहाँ पे सिर्फ पढ़ी है, बट इंटीग्रेटेड करिकुलम का क्या फोकस रहेगा कि आपने जो पढ़ लिया इवैल्यूएशन सिस्टम, अब आप उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, कि अगर आपको कल को असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलती है
तो आप उस चीज़ को वहाँ पे अप्लाई कर सको, है ना। इसका जो मेन एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ये फोकस करता है हमारी बेसिक स्किल पे, कंटेंट पे एंड हाई लेवल ऑफ थिंकिंग पे। मतलब जो हमारे स्किल्स वगैरह है, एज इफ मतलब कोई जन जो है वो कंप्यूटर में काफ़ी अच्छा है तो उसको वो चीज़ सिखाई जाएगी, उसका पूरा कंटेंट वगैरह बताया जाएगा, उसकी थिंकिंग वहाँ पे डेवलप करी जाएगी। मतलब आपको जो भी आपकी स्किल्स है ना, उन स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है उन स्किल्स पे कि हाँ उन स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करें, इतना डेवलप करें कि आपका उसमें इंटरेस्ट खुद आए, आप खुद अपनी थिंकिंग को बढ़ाने की सोचो, आप खुद सोचो और कि अच्छा इसमें और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें आप बनाने की कोशिश करें, ठीक है। फिर जो है ये प्रोवाइड करता है विद डिफरेंट करिकुल, मतलब जो आपके अलग अलग डिफरेंट करिकुल्स हैं। मतलब अगर आप कुछ अभी सीख रहे हो कुछ और, कभी कुछ और, तो आपस में चीज़ों को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने देखा फिंगरप्रिंट्स, अगर हम अपनी फोरेंसिक की बात करें तो मेनली हमने एक फिंगरप्रिंट्स लिया, तो फिंगरप्रिंट आपको वहाँ पे देखना, डिटेक्ट करना है, उसको वहाँ से डेवलप करना है, फिर आपको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में उसे डालना है। तो चीज़ें आपस में लिंक्ड है ना। आपको वहाँ पे क्राइम सीन भी समझना है, अगर ब्लड स्टेन वाला फिंगरप्रिंट मिला है तो आपको ब्लड भी समझना है, फिंगरप्रिंट भी समझना है, कंप्यूटर भी समझना है। तो चीज़ें सब आपस में लिंक्ड है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मैं सिर्फ फिंगरप्रिंट पढ़ूंगा, मैं और कुछ नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आपको बायो पढ़नी है तो आपको साथ में केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, आपको समझना है ना वो भी। फिज़िक्स पढ़ना है, फिज़िक्स समझना है, तो आपको पहले मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बिना आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे फिज़िक्स की कोई भी वैल्यूज़ वगैरह। तो चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको जो डिफरेंट करिकल्स वगैरह हैं उनके बीच में कनेक्शंस प्रोवाइड किया जाता है, उनको सिखाया जाता है आपको कि वो चीज़ें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है रियल लाइफ सक्सेस के लिए। अब जैसे कई जने क्या होते हैं, पढ़ने में तो काफ़ी अच्छे हैं वो कि हाँ उन्हें एकदम टॉप कर लिया पढ़ाई में, तो बट अब वो रियल लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। अगर आपने कल को अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ठीक है, मतलब अच्छी बात है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, ठीक है। बट आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उसके बाद आप कहीं पढ़ाने गए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए आप, तो वहाँ जाके आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हो, आपको पढ़ाना ही नहीं आ रहा है, आप एक्सप्लेन आउट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, तो ये क्या हो रहा है, आपकी चीज़ें मतलब आपके लिए ड्रॉबैक है, एक नेगेटिव पॉइंट है ये आपके लिए। तो इसमें क्या होता है, ये आपको मोटिवेट करता है रियल लाइफ में चीज़ों को कैसे करना है। आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप उस चीज़ों को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको जिस सारी टेक्निक्स वगैरह जितने मेथड्स हैं सब अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। हमारे पास बस एक क्लास और रह गई है इसकी, उसके बाद हम अपने फर्स्ट यूनिट की MCQs करेंगे पहले। ओके, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट यूनिट हम पहले उनके जितने भी MCQs रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के, या फिर जो MCQs अभी बन सकते हैं, तो सारे MCQs को हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर ऑल, बाय।